महाराज जयचंद का नाम आज गद्दार शब्द का पर्यायवाची बन गया है। जब भी हमें महाराज जयचंद का नाम स्मरण होता है तो हमारे सम्मुख एक ऐसे महाराजा की छवि बनती है जो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत वैमनस्य के लिए एक विदेशी आक्रांता को, मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं इतिहासकार राजा जयचंद की इस गद्दार वाली छवि को सत्य एवं ऐतिहासिक नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, इसी विषय पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं बहुत सारे तथ्यों को आपके सम्मुख खोलूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। महाराज जयचंद के बारे में जो जन प्रचलित कथा है वह पृथ्वीराज रासो से आती है। पृथ्वीराज रासो ही वह ऐतिहासिक काव्य है जो उन्हें देशद्रोही के रूप में प्रतिबिंबित करता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार ही, क्योंकि चौहान वंश के शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज के महाराजा जयचंद की सुपुत्री संयोगिता का हरण किया था, इसी उसका प्रतिशोध लेने के लिए महाराज जयचंद ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया। हालांकि पृथ्वीराज रासो का यदि गहराई से अध्ययन करें तो यह पता चलता है महाराज जयचंद और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो वैमनस्य था वो सिर्फ यही उत्पन्न नहीं हुआ था, वो पुराना था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने जब चंदेलों पर आक्रमण किया था तो कन्नौज के महाराज जयचंद ने चंदेलों की सहायता करी थी। यही नहीं, जब कन्नौज के महाराजा जयचंद राजसूय यज्ञ करने का उद्घोष करते हैं, अनेकों राजाओं को उसमें सम्मिलित होने का आमंत्रण भेजते हैं। जब यह आमंत्रण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचता है तो उन्हें यह आमंत्रण इतना अपमानजनक लगता है कि वे महाराजा जयचंद के भाई बालुक राय के क्षेत्र पर आक्रमण कर बालुक राय की हत्या कर देते हैं। जब महाराजा जयचंद के भ्राता बालुक राय की पत्नी महाराजा जयचंद को पूरा वृतांत सुनाती है तो उनका वैमनस्य और बढ़ता है। इतिहासकार भी अनेकों ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचते हैं, कन्नौज और अजमेर के मध्य मैत्री भाव नहीं था, अनेकों टकराव भी हुए हैं। और उसका एक कारण यह भी है कि अजमेर और कन्नौज दोनों ही उत्तर भारत की उभरती हुई महाशक्तियां थी। दोनों ही महाशक्तियां साम्राज्य विस्तार कर रही थी। कन्नौज की शक्ति का महिमा मंडन तो स्वयं पृथ्वीराज रासो में मिलता है, जहां सम्राट पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रवरदाई जी ने कन्नौज की विशाल सेना का वर्णन किया है। वहीं मुसलमान इतिहासकारों ने भी कन्नौज की विशाल सेना का वर्णन किया है। फारसी ऐतिहासिक दस्तावेजों में तो राजा जयचंद को हिंद का सबसे बड़ा राजा कहा गया है। परंतु क्योंकि अजमेर और कन्नौज दोनों उभरती हुई महाशक्तियां हैं, दोनों के मध्य वैमनस्य भी है, तो क्या इसका अर्थ यह निकल सकता है कन्नौज के शासक, जिनके पास इतनी विशाल सेना है, जो स्वयं सक्षम भी है अजमेर से लोहा लेने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए, वो मोहम्मद गोरी को आमंत्रित करेंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए? इसे हम तार्किक एवं प्रामाणिक दृष्टि से देखेंगे। सबसे पहले तो यदि हम ये प्रश्न करें, क्या मोहम्मद गोरी जो गजनी का सुल्तान था, उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए, अजमेर पर आक्रमण करने के लिए किसी आमंत्रण की आवश्यकता थी? इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। दो प्रमुख कारण हैं। पहला, यदि हम तवाकत नसीरी का गहराई से अध्ययन करें तो हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर जो आक्रमण किए थे, जिसमें अजमेर पर आक्रमण भी सम्मिलित है, वो जिहाद थे। किसी राजा के आमंत्रण करने के कारण वो भारत नहीं आ रहा था, उसकी जिहाद की मानसिकता उसे भारत लाती थी। दूसरा प्रमुख तार्किक कारण यह है कि संयोगिता हरण का प्रकरण तराइन के प्रथम युद्ध के पश्चात का माना जाता है एवं तराइन के द्वितीय युद्ध से पूर्व का माना जाता है, जिसका अर्थ पृथ्वीराज रासो की दृष्टि से यह हुआ कि तराइन के द्वितीय युद्ध के लिए महाराजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया। परंतु क्या यह तथ्य कि वह तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ था, यह अपने आप में एक प्रबल कारण नहीं है प्रतिशोध लेने का? क्योंकि तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ था, जो 1191 में हुआ। शीघ्र ही एक साल के पश्चात वह पुनः आता है, पूरी तैयारी के साथ आता है 1192 में, जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। यदि उसकी सेना की वो तैयारी ना होती तो क्या वो भारत आता? केवल इसलिए कि एक राजा ने उसे आमंत्रण दिया है। अब एक बार देखते हैं कि ऐतिहासिक प्रमाण राजा जयचंद द्वारा मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण देने के विषय में क्या कहते हैं। तो राजा जयचंद द्वारा मोहम्मद गोरी को आमंत्रण भेजना, दूत भेजना, मैत्री संबंध स्थापित करना, ऐसा एक साक्ष्य भी हमें
ना तो फारसी दस्तावेजों में मिलता है, ना हमारे भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। फारसी दस्तावेज जैसे कि इब्न नसीर की कामिलुत तारीख, हसन निजामी की ताजुल मासिर, मिनाजुल सिराज की तबाकत नसीरी, मोहम्मद कासिम फरिश्ता का तारीख फरिश्ता, भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे कि हमीर महाकाव्य, प्रबंध चिंतामणि, रंभ मंजरी अथवा राजा जयचंद द्वारा जारी की गई प्रशस्ति एवं शिलालेखों में भी ऐसा कोई वर्णन हमें प्राप्त नहीं होता। किंतु इसके उलट एक नया तथ्य उजागर होता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ही शत्रु नहीं थे। मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद भी कट्टर शत्रु थे। कन्नौज और गजनी की शत्रुता केवल उनके अपने जीवन काल से नहीं आती थी कि उनके पूर्वजों ने भी आपस में युद्ध करे हैं। पुरुष परीक्षा, रंभ मंजरी और स्वयं पृथ्वीराज रासो यह स्वीकार करते हैं कि मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के अनेकों युद्ध हुए हैं और उन युद्धों में राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी की सेना को पराजित किया है। ये तो हमने देखे भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ। वहीं फारसी ऐतिहासिक दस्तावेज यह तो नहीं स्वीकार करते कि दोनों में मैत्री भाव कभी बनपा था, लेकिन वो भी स्वीकार करते हैं कि दोनों राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था जिसे चंदावर का युद्ध कहा जाता है। और वह चंदावर का युद्ध उसी क्रम में हुआ था जिस क्रम में द्वितीय तराइन का युद्ध लड़ा गया था और मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया था। तराइन के युद्ध के पश्चात वो अजमेर, दिल्ली आदि क्षेत्रों को फतेह करते हुए, लूटते हुए कन्नौज की ओर बढ़ता है और तब घटित होता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जिसके बारे में तारीख फरिश्ता में यह बताया गया है। उस युद्ध में कन्नौज की सेना का नेतृत्व वाराणसी और कन्नौज के महाराजा जयचंद स्वयं कर रहे थे और उस सेना में 300 हाथी भी सम्मिलित थे जिसमें वह स्वयं हाथी पर सवार थे। वहीं गजनी के लश्कर का नेतृत्व मोहम्मद गौरी का सिपह सलार कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहा था। दोनों ओर विशाल सेनाएं थी, दोनों में घमासान युद्ध हुआ, किंतु क्योंकि महाराज जयचंद हाथी पर सवार थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजा जयचंद के हाथी को खोज निकाला और स्वयं बाणों से राजा जयचंद पर आघात किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का तीर राजा जयचंद के आंख में जा लगा और वह हाथी से गिर पड़े, जिसके कारण चंदावर के युद्ध में महाराज जयचंद की मृत्यु हो गई और कन्नौज की सेना को भारी हानि उठानी पड़ी। आगे तारीख फरिश्ता यह भी बताता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक असनी के दुर्ग में प्रवेश कर गया, जहां पर कन्नौज का राजकोष स्थित था। जब उस राजकोष के स्वर्ण रत्नों को लूटता हुआ वह आगे वाराणसी की ओर गया। वाराणसी में लगभग 1000 मंदिरों को उसने ध्वस्त किया और तब वह अपने लश्कर के साथ वापस लौटता है। जैसे कि फारसी दस्तावेज स्वयं स्पष्ट करते हैं कि मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता था जिहाद के लिए, वैसे ही कृत्य उसके स्पष्ट दिखाई देते हैं जब वह वाराणसी में सहस्त्र मंदिरों को ध्वस्त करता है। क्या ये इन मंदिरों का ध्वस्तीकरण हिंदू राजाओं के आमंत्रण से हो रहा था? और यहाँ पर मैं आपको एक और तथ्य बताता हूँ जो संभवतः आपने पूर्व में कभी नहीं सुना होगा। प्रबंध चिंतामणि में यह वर्णन आता है कि महाराज जयचंद की एक रानी मोहम्मद गौरी को आमंत्रण भेजती है कन्नौज पे आक्रमण करने का, क्योंकि वह अपने पुत्र को राजा जयचंद का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, कन्नौज का महाराजा बनाना चाहती थी। परंतु राजा जयचंद किसी और पुत्र को सिंहासन देना चाहते थे। परंतु पुनः वही समस्या है, ऐसा कोई आमंत्रण का तथ्य फारसी दस्तावेज में नहीं है। यदि सत्य मान भी लें तो फारसी दस्तावेज बता क्या रहे हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक कर क्या रहा है? क्या वह उन रानी के पुत्र को सिंहासन दे रहा है? वो जिहाद कर रहा है, वो मंदिरों को ध्वस्त कर रहा है। और ये जिहाद करना, मंदिरों को ध्वस्त करना, मूर्तियों को ध्वस्त करना गजनी के शासक तब से करते आ रहे हैं जब से उनके पूर्वजों ने इस्लाम अपनाया था। और ये स्पष्टता कन्नौज के राजाओं को भी थी। ऐसा नहीं था कि कन्नौज के राजाओं को, राजा जयचंद को अथवा उनके पूर्वजों को इस तथ्य का भान नहीं था कि गजनी के सुल्तानों की मानसिकता कैसी है। महाराजा जयचंद के पूर्वजों ने जो युद्ध किए हैं गजनी के सुल्तानों से, वह स्वयं में एक प्रमाण है कि क्यों राजा जयचंद बेशक पृथ्वीराज चौहान से वैमनस्य हो, वो मोहम्मद गौरी को आमंत्रित नहीं कर सकते। महाराजा जयचंद गढ़वाला शासक थे। गढ़वाला वंश का गौरवशाली इतिहास रहा है हिंदू परंपरा को बचाने के लिए, और उसका एक प्रमुख कारण था कि कन्नौज के राज्य में अनेकों तीर्थ आते थे, जैसे कि काशी, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या। महाराजा चंद्रदेव जो गढ़वाला वंश के प्रथम शासक थे, हमें उनकी एक प्रशस्ति प्राप्त हुई है। उस प्रशस्ति में महाराज चंद्रदेव यह उद्घोष करते हैं, काशी, कुशिक, उत्तर कौशल, इंद्रस्थानी का
प्रदेशों के धर्म रक्षक हैं। यहाँ पर कुशिक प्रदेश यहाँ पर कन्नौज के लिए उपयोग में लाया गया है। उत्तर कौशल प्रदेश अयोध्या है। इंद्रस्थानी का इंद्रप्रस्थ है। महाराज चंद्रदेव स्वयं ये कह रहे हैं कि वे इन तीर्थ स्थलों के धर्म रक्षक हैं। इतिहासकार यह आकलन भी करते हैं कि उनका धर्म रक्षा का उद्घोष करना स्वयं में प्रमाण है कि उस काल में गजनी के सुल्तानों के लश्कर भारत पर निरंतर आक्रमण कर रहे थे, जिसके कारण अनेकों राजा ये उद्घोष कर रहे थे कि हमें मलेच्छों से, तुरुष्क शासकों से अपने राज्यों की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है। ऐसे उद्घोष चौहान शासकों ने भी किए हैं। ऐसी ही हमें एक और प्रशस्ति भी मिलती है राहीन इटावा के क्षेत्र से, जिसे 1109 ईस्वी का माना जाता है। वह प्रशस्ति महाराज चंद्रदेव की प्रशंसा में ये उल्लेखित करती है। महाराज चंद्रदेव का जन्म तब हुआ कि जब भारत भूमि से वेद लुप्त हो चुके थे, चंद्र और सूर्यवंशी क्षत्रिय लुप्त हो चुके थे। गढ़वाला वंश के शासक ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस काल में गजनी के आक्रमणों के कारण भारत में जो हानि हो रही थी, उसके कारण। तो यहाँ पर हमें यह स्पष्ट होता है कि गढ़वाला वंश आरंभ से ही स्वयं को धर्म का रक्षक मानता था और स्वयं उस धर्म रक्षा के कर्तव्य के प्रति जीवन मरण की सीमा तक निष्ठावान था कि यदि उन्हें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो वह देंगे, लेकिन धर्म की रक्षा करेंगे। उन तीर्थ स्थानों को जो उनके राज्य में पड़ते हैं उनकी रक्षा करेंगे। इस धर्म रक्षा का कर्तव्य निर्वाह करते हुए भी गढ़वाला वंश के सम्मुख कई विषम परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई और कैसे उन विषम परिस्थितियों ने उन कन्नौज और गजनी के मध्य मैत्री की संभावना को न्यूनतम किया, ये जानते हैं। महाराजा चंद्रदेव के पश्चात कन्नौज के अधिपति बनते हैं महाराज मदनपाल। उसी समय काल में गजनी का सुल्तान बना था मसूद तृतीय। मसूद तृतीय भारत पर जिहाद की घोषणा कर देता है और अपने सिपह सलारों के नेतृत्व में एक लश्कर भारत की ओर रवाना कर देता है। तबाकत नसीरी के अनुसार इस लश्कर का सिपह सलार था हजीब तगतगीन, जिसने पहली बार भारत में आक्रमण कर गंगा पार की थी। दीवान सलमान के अनुसार मसूद तृतीय के इस लश्कर ने कन्नौज के राजा मलही को बंदी बना लिया था। इतिहासकार मलही शब्द को राजा मदनपाल का अपभ्रंश मानते हैं और दीवान सलमान के अनुसार राजा मदनपाल जिन्हें बंदी बनाया गया था उन्हें तब तक नहीं छोड़ा गया था जब तक कन्नौज से हर्जाना वसूल नहीं किया गया। वहीं यदि हम राहीन इटावा की प्रशस्ति को देखें तो वहां से हमें एक सूचना प्राप्त होती है। महाराजा मदनपाल के पुत्र जो उस समय युवराज थे, युवराज गोविंद चंद्र ने महाराजा मदनपाल के बंदी बनाए जाने पर युद्ध बंद नहीं किया, हमीरों से युद्ध जारी रहा और उसमें अंततः युवराज गोविंद चंद्र के वीरता के कारण हमीर को विवश होना पड़ा उनकी शर्त मानने के लिए और कन्नौज से अपनी शत्रुता को समाप्त करने के लिए। यह गढ़वाला वंश के सामने पहली व विषम परिस्थिति थी जब उनका राजा बंदी बना लिया गया था, लेकिन गढ़वाला वंश के युवराज ने वीरता का परिचय दिया और युद्ध जारी रखा और शत्रु को विवश किया अपने बंदी पिता को स्वतंत्र कराने के लिए। यही नहीं, जब राजा गोविंद चंद्र स्वयं राजा बनते हैं तब पुनः वह अवसर आता है कि फिर गजनी के सुल्तानों के आक्रमण होते हैं। कृत्यकल्पतरु में यह वर्णन है कि उन्होंने अनुपम वीरता का परिचय देते हुए गजनी की सेना जो हमीर के नेतृत्व में आ रही थी, हमीर की सेना को न केवल पराजित किया अपितु उस हमीर का संहार कर दिया, जिसका तात्पर्य स्पष्ट है कि गजनी की सेना ने उन पर आक्रमण किया था और जो गजनी की सेना का सिपह सलार था उसका वध कर दिया था राजा गोविंद चंद्र ने। इसीलिए राजा गोविंद चंद्र की महारानी कुमार देवी ने सारनाथ में एक प्रशस्ति जारी की थी, जहां पर स्पष्ट उल्लेखित है कि महाराजा गोविंद चंद्र ने दुष्ट तुरुष्क शासकों से वाराणसी नगरी की रक्षा करी है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं जिस गढ़वाला वंश का ऐसा इतिहास रहा हो, उस राजवंश का शासक ऐसा कृत्य करेगा जो उस वंश को कलंकित कर दे? वह मोहम्मद गोरी जैसे गजनी के सुल्तान को आमंत्रित करेगा जिससे उनके पिताश्री, उनके परपिताश्री ने युद्ध किए हो, उन्हें बंदी बनाया गया हो और उसका प्रतिशोध लिया गया हो उनके वंशजों द्वारा? इसका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। इसका भी एक प्रमाण है, चंदावर का युद्ध नहीं, और भी एक प्रमाण है और यह है तुरुष्क दंड। तुरुष्क दंड का अर्थ क्या है, इसको लेकर
तीन विभिन्न व्याख्याएं मिलती हैं। प्रथम व्याख्या है कि एक प्रकार का कर था जो कन्नौज के शासक गजनी के सुल्तानों को देते थे। दूसरी व्याख्या है यह वह कर था जो कन्नौज के शासक कन्नौज के क्षेत्र में रहने वाले मुसलमानों पर लगाया करते थे। तीसरी व्याख्या है यह कर कन्नौज राज्य में कुछ समय के लिए लगाया गया था, जिसका कारण यह था कन्नौज के शासक उस अर्थ की व्यवस्था करना चाहते थे जो तुरुष्क शासकों से युद्ध करने के लिए चाहिए, और उसमें जनता की सहभागिता के लिए यह कर प्रजा पर लागू किया गया था। तीनों व्याख्याओं में सटीक व्याख्या कौन सी है यह देखते हैं। प्रथम व्याख्या कि यह एक प्रकार का कर था, कन्नौज के शासक गजनी की अधीनता कबूलने के कारण उन्हें दिया करते थे, यह बिल्कुल मिथ्या है, क्योंकि ऐसा कोई भी काल नहीं था, न फारसी दस्तावेज ऐसा कहते हैं कन्नौज के शासकों ने किसी काल में भी गजनी के सुल्तानों की अधीनता स्वीकार करी थी। दूसरा, कन्नौज क्षेत्र के मुसलमान निवासियों पर लगने वाला यह कर था, यह मानना भी मुश्किल है कि हमें जो प्रमाण मिले हैं, प्रशस्तियां मिली हैं जिनमें इस कर का वर्णन है, वह पूरे कन्नौज राज्य से मिली है। तो यह मानना कि पूरे कन्नौज राज्य में मुसलमान निवासी थे, यह अत्यंत ही जटिल है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि किसी एक क्षेत्र में मुसलमान निवासी हो सकते हैं, और वह भी बहुत ही सीमित मात्रा में, क्योंकि उस समय भारत में मुसलमान निवासी नहीं थे। और इसी गौरवशाली इतिहास का पालन करते हुए महाराज गोविंद चंद्र के पुत्र विजय चंद्र अर्थात महाराज जयचंद के पिताश्री, उन्होंने भी गजनी के शासकों से युद्ध किए। तीसरी व्याख्या जो सर्वाधिक स्वीकृति पाती है, वह व्याख्या सर्वप्रथम इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने की थी। अन्य इतिहासकार A.S. अल्टेकर, रंगस्वामी अयंगार एवं इतिहासकार मीनाक्षी जैन भी मानती हैं। उसका एक कारण शब्दावली भी है। तुरुष्क वह शब्द था जो उस काल में मलेच्छ मुसलमान शासकों के लिए प्रयोग में लाया जाता था। और दंड के शास्त्रों में दो प्रमुख अर्थ हैं। पहला, दंड सेना के संदर्भ में उपयोग होता है। जब हम साम दान दंड भेद की बात करते हैं तो दंड का अर्थ सेना से होता है, सेना के उपयोग से जो युद्ध किए जाते हैं उससे होता है। दूसरा जो दंड का अर्थ होता है वह न्याय के संदर्भ में किया जाता है। राजा जब न्याय करता है, अपराधियों को दंड देता है, तो यहाँ पर सेना के संदर्भ में जो दंड का अर्थ है, इसी से आकलन किया जाता है कि वास्तव में कन्नौज के राजा तुरुष्क दंड के माध्यम से जन सामान्य से सहभागिता मांग रहे थे, एक सेना के लिए जो मलेच्छ आक्रमणों से उनकी रक्षा करेगी। और यहाँ पर राजा जयचंद का संदर्भ यह है कि तुरुष्क दंड का वर्णन प्रथम बार हमें महाराज जयचंद के पिताजी विजयचंद की प्रशस्तियों में मिलता है, और फिर राजा जयचंद की प्रशस्तियों में मिलता है। महाराजा जयचंद सिंहासन रूढ़ हुए थे 1170 ईस्वी में। हमें उनके आरंभ के शासनकाल में लगभग 5 वर्षों तक तुरुष्क दंड का वर्णन मिलता है। उसके पश्चात इस कर का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, जिसकी व्याख्या इतिहासकार यह कहकर करते हैं कि यह कर विशेष रूप से कुछ समय के लिए लगाया गया था, जिसके पश्चात इसका उद्देश्य पूरा हो गया था और तब इस कर को समाप्त कर दिया गया था। ऐसे विशेष कर कई हिंदू राजा समय समय पर लगाते रहे हैं। जब उन्हें जनता से आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती थी तो आवश्यकता समाप्त हो जाती थी, वे समृद्धशाली हो जाते थे तो कर हटा दिया जाता था। यदि राजा जयचंद ऐसा कर ले रहे हैं जिसका उद्देश्य ही है मलेच्छों से युद्ध करने के लिए अर्थ की सहभागिता लेना, तो क्या यह संभव है उन्हीं तुरुष्क शासकों से उन्होंने मैत्री करी हो? और प्रमाणों के आधार पे तो यह स्पष्ट ही है कि पृथ्वीराज रासो को छोड़कर कोई अन्य प्रमाण हमें नहीं मिलता है। इस पूरे विश्लेषण के आधार पे मेरा यह आकलन है कि महाराज जयचंद ऐसे राजवंश से संबंधित होने के पश्चात जिसने सदैव ही धर्म रक्षा करी हो और जिस राजवंश के पास व्यक्तिगत कारण भी हो, जिनके पिताश्री परपिताश्री को बंदी बनाया गया हो, उनके पास कुल कलंक होने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि जब राजा जयचंद की मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात भी जो उनके पुत्र थे महाराजा हरिश्चंद्र, उन्होंने भी महाराजा धीराज जैसी उपाधियां धारण करी हैं। उन्होंने जो प्रशस्ति जारी करी है उसमें कहीं यह नहीं लगता कि उन्होंने किसी की अधीनता स्वीकार करी है या धर्म रक्षा के कर्तव्य से कहीं भी वे विमुख हुए हैं। तो अंत में आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? आपके क्या विचार हैं? क्या राजा जयचंद गद्दार थे? यदि नहीं थे तो आज जो सामान्य भाषा में जयचंद और गद्दार पर्यायवाची बन गया है, क्या हमें उसे परिवर्तित नहीं करना चाहिए? इस पर अपने मत कमेंट में अवश्य व्यक्त करें।
यदि यह वीडियो आपको तथ्यात्मक लगा हो, तार्किक लगा हो, तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रगणों तक, बंधु बांधवों तक